चलिए अब रुक करते हैं उन खबरों का जो आज की अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। तो कौन कौन सी खबरों ने आज फ्रंट पेज में अपनी जगह बनाई है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का शोर, ये बहुत बड़ी खबर है। हम आपको बता दें कि शादियों के मौसम में इस बार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों का शोर अब नहीं सुनाई देगा। नोट जमा कराया है तो स्रोत भी बताना होगा। हम आपको बता दें कि नोटबंदी के चलते ये एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। नहीं मिला काला धन खपाने का मौका, इसलिए विरोध में है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के जरिए कहा था कि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष की पार्टियां जो विरोध कर रही हैं, उनको इस बात का दुख नहीं है कि तैयारी करने का समय नहीं मिला, लेकिन उनको इस बात का दुख है कि उन्हें अपना काला धन सेटल करने का मौका नहीं मिला। 2 आतंकी ढेर, सेना का 1 जवान और 2 पुलिसकर्मी शहीद, ये भी एक बड़ी खबर है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। तो मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले को आज 8 साल हो गए हैं। 26 नवंबर 2008 ये वही तारीख थी जब पूरा देश मुंबई में हुए आतंकी हमले की वजह से सहम गया था। माया नगरी में हर तरफ दहशत और मौत दिखाई दे रही थी। उस हमले को हुए 8 साल गुजर गए हैं, लेकिन हमले का मास्टरमाइंड आज भी आजाद है। 26 नवंबर 2008 की उस काली रात में लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए और 166 बेगुनाहों लोगों को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में कई लोग जख्मी भी हुए। भारतीय सेना ने कई आतंकियों को मार गिराया था, जबकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। मुंबई हमले मामले की सुनवाई के बाद कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी लगाई गई थी, जबकि हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। आज इस मौके पर मुंबई में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इधर सीएम देवेंद्र फडणवीस आज हमले में शहीद हुए जवानों को मुंबई जिमखाना में श्रद्धांजलि भी देंगे। तो आज का दिन शहीदों के नाम, क्योंकि आज ही के दिन मुंबई में हमला हुआ था और जिसमें 166 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आतंकी हमले को आज 8 साल हो गए हैं और 26 नवंबर 2008 ये वही तारीख है जब पूरा देश मुंबई में हुए आतंकी हमले की वजह से सहम गया था। माया नगरी जो 24 घंटा चहल पहल से भरी रहती है, एकाएक उसमें दहशत का माहौल दिखाई देने लग पड़ा और उस हमले को आज 8 साल हो गए हैं और 8 साल बाद आज भी उसका जो मास्टरमाइंड है वो आज़ाद घूम रहा है और गाहे बगाहे भारत को धमकियां ज़रूर देता रहता है, लेकिन हमारी फौज जो हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहती है मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाक सेना को। और 26 नवंबर 2008 की उस काली रात में लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए और 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमारे संवाददाता दिवाकर जुड़ चुके हैं लाइव इस वक्त। दिवाकर, आज का दिन बहुत अहम है मुंबई वासियों के लिए, क्योंकि आज के दिन को एक काले दिन की तरह भी देख सकते हैं। और आज के दिन देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर हैं मुंबई के, उनका क्या प्रोग्राम है शहीदों के लिए? तमन्ना, मैं इस वक्त जो है मुंबई पुलिस जिमखाना में हूँ, जहाँ पर जो शहीद हुए थे 2008 के हमले में, उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई पुलिस की तरफ जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वो यहाँ उसकी तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं। थोड़ी देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस आयुक्त जो है दत्ता पडसलगीकर यहाँ पर पहुँचेंगे, उन जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। हम आपको कैमरामैन से बोलेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं तैयारियों की, जहाँ पे तैयारियाँ लगभग आखिरी दौर में हैं। सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे हैं और साथ ही साथ जो पुलिस का बैंड है, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि वो पुलिस का बैंड यहाँ पे, सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। बस इंतजार है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कब पहुँचते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर जो है इस जो उनको श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है यहाँ पे, उन जवानों के लिए जिन्होंने आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित उसका श्रद्धांजलि दी जाएगी। जी दिवाकर, कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? तमन्ना, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस अभी इंतजार है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का और जो पुलिस कमिश्नर आयुक्त है मुंबई के दत्ता पडसलगीकर सहित कई जो अधिकारी यहां पे पहुंचेंगे और साथ ही साथ 100 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तो थोड़ी देर में ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। बस इंतजार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आने का है।
चलिए दिवाकर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज का दिन बहुत अहम है, इस खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य इस मुंबई हमलों में शहीद कर दिया था। हमारे साथ पंकज जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं इस वक्त स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे दिन को, क्योंकि बहुत ही खौफनाक मंजर रहा होगा। जी बिल्कुल, 26/11 जैसा हमला इस देश पे हुआ जिसको भुलाना बहुत मुश्किल है, और उसने ये भी साबित किया कि किस तरह का मंसूबा खास तौर पर आतंकवादियों का रहा है, दहशत किस स्तर तक वो फैला सकते हैं और कितने बेगुनाह उसमें मारे गए, उसमें मतलब उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये भी बताता है कि कितनी हमारी चौकसी में शायद कुछ कमी रह गई, क्योंकि उसके बाद जो बहुत से जांच हुई उसमें बात सामने आई कि हमारी जो कोस्टल लाइन की जो सुरक्षा है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ चूक थी, जिसको बाद में दूर करने की पूरी कोशिश की गई और नए तरह के अत्याधुनिक किस्म का जो सर्विलांस है वो पूरे कोस्टल एरिया में किया गया है। तो वो जो सबक मिला है उस सबक से भारत ने बहुत सीखा है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कम से कम दोबारा कोई भी ऐसी हरकत इस तरह से भारत में अंदर घुस के लोगों को मारने की नहीं हो पाएगी। और ख़ास तौर पर जो इसके मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, जो लोग अभी आज़ाद घूम रहे हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान पर इसका पूरा दबाव होना चाहिए, और शायद वो दबाव बनाया भी जा रहा है। दबाव बनाया जा रहा है, ये थोड़ी सी बात समझ नहीं आती, क्योंकि जब भी कोई हमला होता है भारत पर, इस 26/11 हमले के बाद भी हमारी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया कई प्रोग्राम्स के जरिए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है कि हम नहीं। पाकिस्तान हमेशा एक चीज़ कहता है कि हम तो खुद आतंकवाद के मारे गए हैं। उसकी बात आधी सच है। आधी सच यूँ है कि जितना हमारे यहाँ पे लोग मारे गए हैं आतंकवाद से, पाकिस्तान में उससे कम नहीं मारे गए हैं। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान कोई एक यूनिट नहीं है कि आप कह दें कि सारा पाकिस्तान बस यूं ही सोचता है, एक ही तरह सोचता है और एक ही तरह के लोग हैं। वहाँ जनता का एक बड़ा हिस्सा है जो आतंकवाद से और इस तरह की हरकतों से आज़िज़ आ चुका है। लेकिन ये भी सही है कि सत्ता से जुड़े खासतौर पर ISI और फौज का एक ऐसा तबका ज़रूर है जो इन आतंकवादियों को पालता रहा है, जिसका नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा असहिष्णु देश, जहाँ पर लोग हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, वो शिया सुन्नी को भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और शियों पर जिस तरह से वहाँ हमले हो रहे हैं और आतंकवादी ही कर रहे हैं, वो खास तरह की एक ऐसी विचारधारा जिसको हम कहेंगे वहाबिज्म जिसको कहा जाता है, उसका जो उफान है उसने आज पाकिस्तान को लगभग बर्बाद कर दिया, एक फेल्ड स्टेट बना दिया। तो सब कुछ पाकिस्तान ने जो आग लगाई थी उसमें वो खुद झुलस रहा है, ये बात सही है। और दूसरा ये है कि जब हम दबाव की बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है वो भारत के अंदर नहीं है, वो एक संप्रभु देश है, एक वो ऐसा देश है जिसके कानून अपने हैं, अपने तरीके से चलते हैं। तो इसका हल कूटनीतिक ही है कि पाकिस्तान को पूरे वैश्विक स्तर पर दबाव उस पर ऐसा पड़े कि वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। और पिछले दिनों ऐसी कुछ कार्रवाई उसने की भी, ऐसी कोशिशें आई। आपने देखा होगा पठानकोट हमले के बाद वो भारत के अंदर सरकार ने बुलाया, उनकी टीम आई जांच के लिए। तो कहीं ना कहीं उसे अब ये बताना पड़ रहा है कि नहीं वो आतंकवाद के साथ नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका एक हिस्सा जरूर उसने आतंकवादियों को प्रश्रय दिया। और उसी ने क्यों, जिस अमेरिका के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, आज उस पर भी ये तोहमत है कि खासतौर पर अफगानिस्तान के इलाके में तालिबान जो शुरू हुए थे और उनके पास, यहाँ पर पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई है, हेडली से जब कॉन्फ्रेंस के जरिए, टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल पूछे गए, ये वो तमाम सवाल थे जो हम सबको पता थे कि आपने कहाँ रेकी की, आपने इन हमलों के पीछे आपका हाथ था कि नहीं था। तो इन सवालों का फायदा क्या था, क्योंकि उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। या तो आप उन सब चीज़ों पर एक सख्त कार्रवाई कीजिए ना, पाकिस्तान की तरफ से होनी चाहिए कि ठीक, क्योंकि हेडली से जो पूछा गया वो सबको पता था। बिल्कुल ऐसा हुआ है। नहीं, देखिए ऐसा हुआ है। और हेडली ने जो कहा, दिक्कत है कि वो एक गवाह है। अब किसी भी आप जो जुरिस्प्रूडेंस है, जो उसके अंदर जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें आप सिर्फ एक आदमी के कहने से किसी को सजा नहीं दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब वो पाकिस्तान बड़ा अच्छा कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको तमाम, अगर आप कानूनी प्रक्रिया से जाएंगे तो उन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। और पाकिस्तान इसी की आड़ लेकर बहुत कुछ अपने को बचाता है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान एक बहुत ही विभाजित अवस्था में है, जिसमें आतंकवाद को जन्म देने वाले, उसको शह देने वाले, उसका समर्थन करने वाले
न सिर्फ जनता में है बल्कि वो व्यवस्था में भी है, एस्टेब्लिशमेंट में भी है, आर्मी में भी है। और आज उसकी आग से पाकिस्तान भी जल रहा है और वो आग बुझाने की स्थिति में अब रहा नहीं। और मुझे नहीं लगता कि अगर वहां पर कोई बड़ा खासतौर पर राष्ट्रीय उभार नहीं आया वहां की जनता की ओर से, तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अपने ही उससे। जो आज हालत है वहां बलूचिस्तान में या तमाम दूसरी जगहों पर, पाकिस्तान में एक जो राष्ट्रीय भावना थी पाकिस्तान बनाने को लेकर जिन्ना के समय, और जो जो वायदे किए गए थे पाकिस्तान बनाने को लेकर, आज उन वायदों पर तो वो कहीं खरा नहीं उतरता। एक मिलिट्री रूल जहां पे आधे से ज्यादा समय रहा हो, जहां की कहा जाता है अल्लाह और आर्मी यही तय करेंगे कि कैसे देश चलेगा, वहां डेमोक्रेसी उस तरह से सफल हो ही नहीं पाई। और उसका नतीजा है कि आज भी ये शक बना रहता है। अभी जब ये हमले हुए और जिस तरह से तनाव है सरहद पर, उसमें कहा जाता है कि राहिल शरीफ जो वहां के सेनाध्यक्ष हैं वो कहीं न कहीं से अपना फिर से शायद बने रहने या तख्ता पलट की बात भी कही जा रही है। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात कोई मायने नहीं रखती है, कोई नई बात नहीं होगी। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान से डील आप कैसे करेंगे। वहां पर कोई एक है नहीं, एक तरफ नवाज शरीफ है, दूसरी तरफ राहिल शरीफ है, तीसरी तरफ वहां पे सेना तालिबान है, तमाम तरह के। तो अब दिक्कत है कि आप कोई एक एस्टेब्लिशमेंट हो उससे बात करें, उसकी नीयत भी साफ हो। अब वो नहीं है, इसलिए अभी देखिए सरहद पर इतना तनाव है और बातचीत की कोशिश भी हो रही है और मना भी किया जा रहा है, लेकिन हल इसका कूटनीतिक है। देखिए, दो परमाणु संपन्न, शक्ति संपन्न जो राष्ट्र है उनके बीच जंग की बात करना ये एक पागलपन है। और अफसोस है कि आजकल बहुत लोग इसका इलाज जंग में खोजते हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें एक बार सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी तो बहुत पुरानी बात हो गई, सिर्फ चेरनोबिल देख लेना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अंततः आपको कोई न कोई कूटनीतिक रास्ता ही निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय राजनीति की। चलिए दोबारा इस बात पर चर्चा करेंगे। रुक करते हैं, हमारे संवाददाता मुंबई से दिवाकर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, जो मुंबई हमले में शहीद हुए थे या फिर जिनके अपने इस हमले में मारे गए थे, उनके परिवार वालों के लिए भी किसी तरह का कोई बंदोबस्त किया गया है? जी बिल्कुल तमन्ना, जिस तरह से जो लोग इस पूरे हमले में शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को बुलाया गया है यहाँ पे, और वो पीछे जो स्टेज है हम आपको दिखाना चाहेंगे, पीछे जो बैठने की जगह की गई है वहाँ पे उनके परिवार वालों को बुलाया गया है। जो लोग इस हमले में शहीद हुए थे उनके लिए बंदोबस्त किया गया है। लेकिन हमने जो एक कल कुछ लोगों का, जो पुलिस वाले शहीद हुए थे उनके परिवार वालों का इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि जो है जो मदद थी सरकार की तरफ से उन्हें अभी तक वो नहीं मिली है। और खासकर जो सरकार ने जो है एक सदस्य को नौकरी देने की बात की थी, अभी तक वो वायदा पूरा नहीं किया है, तो उनको शिकायत जरूर सरकार से है। चलिए दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वादे किए थे सरकार ने, वो पूरे नहीं हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा लूप होल समझा जा सकता है इसे, कि जो हमारे देश के लिए शहीद हो रहा है, जो हमारे देश के लिए शहादत दे रहा है, उसके लिए जो चीज़ें हैं वो नहीं पूरी हो पा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आज नोटबंदी का 18वां दिन है, लेकिन राहत की बाट जो रहे आम आदमी के लिए हालत अभी भी जस की तस है। बैंकों में कैश नहीं है और एटीएम से पैसे निकल नहीं पा रहे। ऊपर से आज शनिवार है और देश भर में ज्यादातर बैंकों में आज छुट्टी है, यानी आज और कल लोगों को सिर्फ एटीएम का सहारा है। एटीएम के बाहर आज भी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं और उन्हें कहीं भी इस परेशानी का हल नहीं दिख रहा है। देश के ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी बदतर हैं। सहकारी बैंकों में कैश नहीं मिल रहा और वहां इतने एटीएम भी नहीं है, यानी हर तरफ मुश्किलें, और लोग कैश की किल्लत से दो चार होने पर मजबूर हो रहे हैं। इधर सरकार ने अपने खातों में भारी भरकम राशि जमा कराने वालों पर कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब ऐसे लोगों को जमा राशि का स्रोत भी बताना होगा। खबर यह भी है कि काली कमाई को सोने में तब्दील कर रहे हैं लोग, और इन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए हर घर में पीली धातु रखने की सीमा तय करने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। जी पंकज जी, आज 18वां दिन है नोटबंदी का, और नोटबंदी के को लेकर जितनी भी आम आदमी की चीज़ें हैं वो लगभग वैसी ही हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा। जिस तरह से अब सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, पीली धातु जो है घर पे जो रखी जाएगी उसकी एक लिमिटेशंस होगी, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है? बैंकों के तो ठीक है, लेकिन घर में रखने वाले को कैसे? पहले तो देखिए 18 दिन में तो महाभारत भी खत्म हो गया था। महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन में खत्म हो गया था। पर ये एक ऐसा नोटबंदी के जरिए जो समाज में, भारत में खास तौर पर जो जलजला नजर आ रहा है,
उसका फिलहाल कोई अंत अभी जल्दी नहीं है, क्योंकि 86% करेंसी बाहर कर ली गई है। अब उस करेंसी को अगर रात दिन छाप के वापस किया जाए, तब भी जो विशेषज्ञों का कहना है कि उसमें भी कई महीने लग जाएंगे। और ये पहली बार हुआ है कि जनता का एक संवैधानिक हक छीना गया है कि अगर आपके पैसे हैं बैंक में जमा है और आप उसे नहीं निकाल सकते। ये दुनिया के इतिहास में कम से कम किसी सभ्य विकसित देश में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो एक गारंटी होती, नोट और क्या है, नोट अपने में कुछ नहीं है, उसमें रिजर्व बैंक का गवर्नर का हस्ताक्षर होता है जो ये लिखता है कि मैं धारक को ये वचन देता हूं। ये वचन दरअसल भारत नाम के विचार का वचन है, उस पूरी व्यवस्था का वचन है जो इस देश को संचालित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो वायदा भंग हुआ है और लोगों का भरोसा टूटा है। और जो परेशानियां हैं उस पर तो कहना क्या है, वो कितनी सप्लाई लाइन टूट चुकी है खेती में, व्यवसाय में, और निचले तबके में जो परेशानियां हैं उसका कोई हल नहीं है। और कब तक आप ये कहते रहेंगे कि ये देश के लिए हो रहा है, देश हित में है और देशभक्ति इसमें आप इसके मुलम्मे से आप इसको रोक सकेंगे? क्योंकि अंततः देश जनता है। अगर जनता के को परेशानी हो रही है तो वो कोई भी चीज देश हित में लंबे समय तक आप उसको नहीं टाल सकते। और ऐसे में आप पीली धातु मतलब क्या? पीली धातु मतलब सोना। अब सोना आप उसको कैसे लिमिट करेंगे? कोई सोने की ईंट खरीदता है, उसको आप लिमिट करें, समझ में आता है। लेकिन घरों में इस देश में एक परंपरा रही है, छोटा छोटा सोने के जेवर, या मतलब एक लंबी परंपरा है। सास अपनी बहू को देती है, माँ अपनी बेटी को देती है, और वो कभी खर्च ही नहीं होता, बस वो एक तरह से स्त्री धन के रूप में पीढ़ियों दर पीढ़ियों आगे चलता रहता है। अगर उसमें आप हस्तक्षेप करेंगे तो मेरा ख्याल है वो ब्लंडर होगा। आप कमाई के स्रोत पर जितना चाहे आप लगाएं, निगरानी करें, लोगों को काला पैसा बनाने की जो कोशिशें हैं उनको पकड़ के जितनी सख्त सजा देना हो दे, लेकिन आप घरों को इस तरह से अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मेरा ख्याल है जो भारत की मानसिकता है वो शायद इसको बर्दाश्त न करे। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो हुआ है कि अचानक आपने कह दिया नोट बंद, और महिलाओं को घर घर में झूठा साबित होना पड़ा, क्योंकि एक परंपरा रही हमारे यहाँ की जो माँ होती हैं जो वो कुछ पैसा छुपा के रखती हैं अपने पति से भी, ताकि गाढ़े वक्त में काम आए, और अचानक उन्हें बताना पड़ा। अब वो कहीं ना कहीं झूठी साबित हुई। तो ये जो तनाव है घरों में, मेरा ख्याल है कि ये सरकार को इससे बचना चाहिए। कम से कम घरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलिए, इस पे आगे आप आएंगे। जैसे आपने संविधान में दखलंदाजी की बात की, एक मेरे भी जहन में सवाल है, आपसे बाद में पूछेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी को लेकर संसद से लेकर सड़क पर हंगामा जारी है। नोटबंदी को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और इस वजह से संसद भी नहीं चल पा रही है। शुक्रवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। नोटबंदी पर बहस के लिए विपक्षी दल पीएम मोदी को संसद बुलाने पर अड़े हुए हैं। सभी दलों का कहना है कि नोटबंदी से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पीएम को इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। कल संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने नोटबंदी से पहले विपक्षी नेताओं को काला धन ठिकाने दिखाने के लिए वक्त नहीं दिया। यदि उन्हें 72 घंटों का वक्त दे दिया जाता तो आज सब मोदी की तारीफ कर रहे होते। मोदी के इसी बयान पर विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने पीएम से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की नीयत ठीक है तो वो संसद से भाग क्यों रहे हैं। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना यह है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो लोकसभा है, डिस्कशन राजनेताओं को, एमपीज को इसके अंदर करना, प्रधानमंत्री को आ जाना चाहिए। डिबेट होगी 3, 4, 5, 6 घंटे की होगी। डिबेट में प्रधानमंत्री जी बैठ जाएं। कल राज्यसभा से उठ के चले गए, डिबेट में बैठ जाएं। प्यार से हम बोलेंगे, प्यार से वो बोले, देश को सब पता लगेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर ना बोल के हाउस के बाहर बार बार ये कह रहे हैं, और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है
यदि अपोजिशन को 72 सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन एक चीज़ जो जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि वक्त नहीं मिला इसीलिए उनको परेशानी है। ठीक है, मान लिया, जो पूंजीपति हैं जिनके पास काला धन है उनको तो परेशानी होगी ही, लेकिन जैसे आपने बोला कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें एक राइट टू लिव है। तो जो गरीब क्योंकि दो कल ऐसी घटनाएं जो सुनने में आई हैं वो ये है कि एक जगह एक ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो अपने बच्चे और अपनी बीवी को पाल नहीं पा रहा था, दूध के लिए पैसे नहीं थे बच्चे के लेने के लिए, तो उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो बैंक के आगे लंबी लाइन में खड़ा होता था, पूरा दिन खड़ा होता था, उसके बाद पैसे नहीं मिलते थे। एक की मौत हो गई लाइन में खड़े खड़े, एक बूढ़ी औरत थी उसकी मौत हो गई लाइन में खड़े खड़े, क्योंकि वो रोज जाती थी पैसे लेने, तो अचानक से गिर गई और डेथ हो गई। क्या उनको जीने का हक नहीं था? सिर्फ इतना नहीं तमन्ना जी, पहली बात तो निष्पक्षता एक भ्रम है। आप निष्पक्ष किसके बीच रह सकते हैं? मान लीजिए अत्याचार हो रहा हो तो आप क्या निष्पक्ष रह सकते हैं? संविधान एक पक्ष है। संविधान ऐसा नहीं कि वो सबके पक्ष में है, वो एक पक्ष है। वो पक्ष ये है कि भारत की जनता को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनको किसी भी कीमत पे स्थगित नहीं किया जा सकता। उसी की बात और अगर आप स्थगित कर रहे हैं तो फिर उसका विरोध भी होगा। तो राइट टू लिव ही नहीं है, आपको संपत्ति का भी अधिकार है। मेरा पैसा है, बैंक में है, किसी भी तरीके से उसको कैसे कोई रोक सकता है निकालने के लिए? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। और सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं है, अब तक 75 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और कई उसमें खुदकुशी है। और मुझे तो नहीं लगता देश के किसी भी बड़े जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास काला पैसा होगा, उसमें एक भी आदमी ने सुसाइड किया होगा, एक भी आदमी सड़क पे रोता नजर आता होगा। बल्कि आप लाइनें देखें लंबी लंबी, मैं खुद लाइन में लगा हूं, मैंने वहां पे एक दिन तो मैंने फेसबुक लाइव भी किया लोगों की परेशानी को देखते हुए। बहुत गरीब लोग, और जिस देश में रिकॉर्ड पर है कि 60% से ज्यादा लोग 20-25 रुपए रोजाना पे काम करते हैं, उनके लिए दिहाड़ी का, कैश का कितना महत्व हो सकता है। आज हालत यह है कि दिल्ली के बाजारों में जो लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश के गांव से काम करने आते थे वो मजदूर वापस जा रहे हैं। ये खबरें आपके यहां भी चली हैं। तो सवाल है कि कैश लेस करना एक ऐसे समाज में जहां कैश के 10-20 रुपए के नोट आदमी की जिंदगी बना रहे हो, उससे वो चल रही हो, वहां पर बिना तैयारी के, प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया हमने दूसरों को तैयारी करने का मौका नहीं दिया, लेकिन अगर उन्होंने खुद तैयारी की होती तो आज ये हालत नहीं होती। आज हालत यह है कि आप कहते हैं कि हम 24,000 रुपए निकालने गए, कहा गया है, उसके बावजूद बैंक वाला आपको 5,000 देता है, 3,000 देता है, 2,000 देता है, उसकी मर्जी है वो जितना देगा। 2.5 लाख रुपए शादियों पे निकालने को कहा गया, तो उसमें ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी गई कि उसका भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो विपक्ष को या जिनके पास काला पैसा था उनको आप तैयारी ना होने की बात कहते हैं, वो एक अलग राजनीतिक विवाद का मुद्दा है जिस पे विपक्ष प्रतिक्रिया कर रहा है। लेकिन जनता की जो तकलीफ है वो तो गरीब बहुत तबका है, जिसके पास ना ही ब्लैक मनी है, ना ही इतना पैसा है कि आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतें जो हैं वो पूरी कर सकें। जब वो नॉर्मल जिंदगी भी जीते हैं तब भी उनके लिए मुश्किल हो जाती है रोज की अपनी जिंदगी गुजारना। ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि वो घंटों लाइन में खड़ा रहे, हफ्ते भर खड़ा रहे, उसके बाद उसका नंबर नहीं आता, वो बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएगा? ऐसे में जाहिर तौर पर जो जिम्मेदार इंसान होता है, जिसके ऊपर प्रेशर होता है कि मुझे घर अपना कैसा चलाना है, वो डिप्रेशन में तो जाएगा ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए बढ़ते प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर ही नहीं, इनके इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों के होलसेल और रिटेल विक्रेताओं के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 3 महीने में रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 बच्चों की ओर से दाखिल एक याचिका में दशहरे और दिवाली पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं पंकज जी का। परंपराओं की भी आप बात कर रहे थे कि पैसा रखना परंपरा है, दिवाली दशहरे पे पटाखे चलाना भी परंपरा है, कोई और विकल्प? वैसे तो सही है, प्रदूषण रोकने के लिए बहुत जरूरी था, तो किस हद तक परंपरा कब से है? मतलब बारूद का आविष्कार तो बस 400-600 साल पहले हुआ है। बाबर के साथ इस देश में बारूद आया। राम जी जब अयोध्या गए होंगे तब पटाखे नहीं चले होंगे। पटाखा तो बहुत नई चीज है। उत्सव बिना, दरअसल हम एक ऐसे समाज में तब्दील हो चुके हैं जो बड़ा उत्सव प्रेमी है और शायद हमेशा से रहा है, लेकिन शोर शराबे वाला उत्सव ये एक नई चीज है। आपके लिए मतलब खुशियों में लोग गाते थे, नाचते थे, लेकिन शोर करना, और इतना शोर करना कि वो कान के भी पर्दे फट जाए और वो आपकी प्रतिष्ठा
का विषय बन जाए कि किसने कितने हजार के पटाखे फोड़े, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। और मेरा ख्याल है जो हालत है जब तक बर्दाश्त के काबिल था शायद चलता रहा, अब हालत यह है कि आपने देखा कि दिवाली के बाद एक हफ्ते तक आप सांस नहीं ले सकते थे। तो कोई रास्ता नहीं है, मतलब मौत है। दमा जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से डॉक्टर कह रहे हैं कि जिनको सांस की समस्या है वो दिल्ली छोड़ दें, एनसीआर छोड़ दें, वैसे ही जो कंस्ट्रक्शन है एनसीआर में उसकी वजह से जितना पोल्यूशन है, और उसमें आपने पटाखे और धुआं, और उसके बाद मौसम का जो हाल उस समय होता है कि ठंडक थोड़ी पड़ने लगती है और ऊपर नहीं जा पाता है, ऊपर भी जाके वो परेशान ही करेगा। तो शायद और कोई रास्ता नहीं था। आज की जो आपात स्थिति है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है, और शायद ये दिल्ली एनसीआर ही क्यों, देश के तमाम शहर, तमाम राजधानियां, उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, सबका हाल बहुत बुरा है। तो कुछ समय के लिए तो शायद पटाखों पे रोक लगनी ही चाहिए, और फिर ऐसा कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे आवाज, एक लिमिटेड, एक कंट्रोल्ड आवाज वाले पटाखे जिसमें पोल्यूशन ना हो और थोड़ा बहुत शोर हो, ताकि बच्चों का थोड़ा मन बहल जाए, उस तरह का कुछ आविष्कार करने की बात है पटाखा उद्योग को। चलिए, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।